डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सबसे पहले टॉपिक एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, जिसे कणन की एंथैल्पी कहते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आगे ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, एंड मैनी मोर। तो हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, स्कैंडियम 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट कैल्शियम 20 इज नॉट वाई। स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है, लेकिन कैल्शियम 20 ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर करता है, एस, पी, डी एंड एफ। जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हिंदी में सुने, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वह तत्व उसी ब्लॉक का होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में कॉन्फ़िगरेशन जब हम करें तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है डियर, एस में आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम स्कैंडियम 21 की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में आ रहा है, यानी ये डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है, ये इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। और अगर कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस में आ रहा है, और हम जानते हैं कि एस ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये एस ब्लॉक में अल्कली मेटल क्षारीय धातुएं एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर वाइट कलरलेस while the Cu2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलर्ड वाई। हिंदी में सुने, Zn2 प्लस लवण रंगहीन या सफ़ेद होता है, जबकि Cu2 पॉजिटिव लवण रंगीन होता है, क्यों? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो उनमें आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें। जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होगा, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस होगा। हिंदी में सुने, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो उसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसे रंगहीन कहेंगे, यानी सफ़ेद, और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे हम रंगीन, यानी कि कलर्ड। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, अगर हम Cu2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो Cu2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 3d9 एंड 4s0, यानी ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, तो हम 4s2 3d9 करेंगे, लेकिन 2 प्लस की वजह से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक, तो अब हमने देखा कि इसके 3d में कितने हैं, 9। ठीक, और अगर हम Zn2 प्लस की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि 4s0 और 3d10। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर अगर समझाऊं तो इधर देखिए आप, जैसे ये Cu है, ये 29 है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्गन यहाँ 18 आ जाएगा, स्पेस दे देंगे हम 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d9। स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s1, ये हो गया। लेकिन आपको पता है यहाँ क्या है, ये Cu2 प्लस है। Cu2 प्लस का मतलब होता है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है,
आउटर मोस्ट शेल से, बाद में कहाँ से निकलता है, इनर शेल से। पहले बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर आंतरिक कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले 1 यहाँ से, अनदर 1 यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्गन 18 3d 9 एंड 4s 0। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। और अगर हम Zn की बात करते हैं तो Zn का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। तो 30 के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गन 18 और यहाँ पर 3d 10 कर दीजिए और 4s 2 कर दीजिए, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आता है, बाद में 3d में आता है, ठीक है। तो 30 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि Zn 2+ है, तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ ऑर्गन और ये जगह 18 और 3d में क्या हो जाएगा डियर, ये 10, ठीक। अब देखिए डी में ये फुली फिल्ड है, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए कैसे, ये 3d है, आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये क्या होगा, कलरलेस, यानी कि वाइट होगा, ठीक। ये रंगहीन होगा और सफ़ेद होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए सब पेयर्ड है, यानी कि युग्मित है। अगर हम इस Cu2+ की बात करें तो इसके 3d में देखो 9 है, तो हम यहाँ 3d लिखेंगे और आपको पता है डी में ये 5 ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें पहले आपको इलेक्ट्रॉन 9 भरना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मगर ये देखिए क्या है, एक अनपेयर्ड है। ये एक अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, ये कलर्ड होता है। इसीलिए C2+ जो है ये कलर्ड है, यानी कि ये ब्लू कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि आंसर लिखते समय आप ये लैंग्वेज तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया, ठीक है। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर Zn2+ की बात करेंगे तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें dd ट्रांजिशन होता है, और जिसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए आप, ये हमने d ऑर्बिटल बनाया, इसमें ये T2g और ये Eg है, ठीक है। T2g की एनर्जी कम होती है, Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। तो होता ये Cu2 में आपको पता है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ये dd ट्रांजिशन होता है, और Zn2+ में सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होता। तो dd ट्रांजिशन होने की वजह से ही कलर्ड C2+ होगा, और Zn2+ में dd ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए वो कलर लेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो dd ट्रांजिशन है इसके अंदर आपको पता है कि Cu2+ में जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि C2+ में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और T2g से वो Eg में चला जाता है, ठीक। और Eg से जब वो वापस आता है T2g में स्टेबलाइज होने के लिए, तो कुछ एनर्जी को वो रिलीज कर देता है, जिसकी एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी होती है और डेफिनेट वेवलेंथ होती है, ठीक है। इसीलिए वो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये dd ट्रांजिशन आपको बस इतना शो करना है, ठीक है। और बाकी आंसर तो आप लिख ही चुके हो, ठीक है। हिंदी में भी एक बार मैं बता दूं, देखिए Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये T2g में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद
ये T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है, ठीक है। और जब वो Eg से इलेक्ट्रॉन वापस T2G में आता है तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है। जिस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में उसकी एक निश्चित रंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो रंग प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रश्न को आप आगे भी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलर्ड व्हाई, तो उसमें आप इसको डीपली लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, देखिए सिंपल, C2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इससे उसमें डी ट्रांजिशन होगा और वो कलर्ड होगा। और Zn2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सभी के सभी पेयर्ड होते हैं, इससे उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। आपको पता है जिसमें डी ट्रांजिशन होता है वो कलर्ड होते हैं और जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता वो कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। इस समय हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, वाई, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा क्वेश्चन, देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन अ डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, वाई। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर आपको नोट में फर्स्ट पॉइंट की तरफ दिख रहा है ये, तो फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, आपको पता है कि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो ये पीरियड होता है, और पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर सेम सेल, और जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज होने पर आपको पता है, ये देखो साइज डिक्रीज होने पर क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। चलो थोड़ी देर के लिए हम आपको हिंदी में समझा दें। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो इसमें घनत्व बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो इनके आकार में क्रमशः कमी आती है, यानी इनका आयतन घट जाता है। आयतन घट जाएगा तो घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम विस्तार से समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट पर जरूर ध्यान दें। जैसे ये देखिए, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को लेते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1, 4 है तो 2 2 और 5 है तो 2 3, ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए इसमें शेल कितने हैं, 2, इसमें भी शेल कितने हैं, 2, इसमें भी शेल कितने हैं, 2। तो आपने ध्यान दिया कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हर नया इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ रहा है, यानी सेकंड शेल में 1 हुआ, फिर इसी में 2 हुआ, इसी में 3 हुआ। तो साइज आपने देखा ना इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ये आपकी दृष्टि में, यानी कि आपकी नज़र में। लेकिन रियल में क्या है कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। आपको पता है कि जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। ये नाभिक आवेश क्या होता है, बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। हिंदी में सुने, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है। ये देखिए सेकंड में सब आ रहे हैं। एक ही कोश में प्रवेश करने की वजह से इनके नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। अब भाई क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि आपको पता है कि इसके जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन भी तो बढ़ते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये देखिए 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इनके नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इनके आकार घट जाते हैं, यानी इनके आकार में कमी आती है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी, आकार में कमी आएगी तो क्या होगा, उनका घनत्व बढ़ जाएगा। देखो ना, D इक्वल टू m/v होता है, अगर आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा डियर, उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए ये हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये देखिए ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ फॉलोइंग cations are colored in aqueous solution and why? Sc3 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, स्कैंडियम 21, वेनेडियम 23, टाइटेनियम 22 और Mn25। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट दिए हैं आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड मैग्नीज, इन सब का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। फिर यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव दिया है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा। 4 पॉजिटिव दिया है तो 2 और 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा। 3 पॉजिटिव दिया है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। और 4 पॉजिटिव दिया है तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन अब ये हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि इसके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए ये कलरलेस। इसमें भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ये कलरलेस। यानी डी संक्रमण नहीं होगा तो रंगहीन, ये भी डी संक्रमण नहीं होगा तो रंगहीन। अब देखिए इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक है, इसलिए इसमें डी ट्रांजिशन होगा, यानी डी ट्रांजिशन होगा, इसलिए यह कलर्ड होगा। सेम यहाँ पर भी देखिए इसके डी में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसमें भी डी ट्रांजिशन होगा तो ये कलर्ड होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जिसके डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका डी खाली है, तो हम कहेंगे इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कलरलेस। और इनके दोनों के इसमें डी ट्रांजिशन होगा, क्यों? क्योंकि इसके डी में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, यानी इनके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए क्या होगा, ये डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये कलर्ड होगा। बोलो क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, गिव रीजन। प्रश्न हिंदी में इस तरह से है कि संक्रमण तत्व और उसके यौगिक सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, कारण दीजिए। तो हम यहाँ कारण देखिए क्या है इसका कारण, तो मैं बता दूं आपको इसका कारण क्या है। देखिए जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है कि उनके डी ऑर्बिटल में पूरी तरह से D10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है कि उनके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 to 9 तक होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। ठीक है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। बोले क्लियर? चलो एक बार मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। पैरामैग्नेटिज्म arises due to the presence of unpaired electrons when transition metal ions have unpaired electrons in d orbital। ठीक, ये देखिए D1 to D9। तो बस सिंपल सा इसका आंसर है, देखिए कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि आंशिक रूप से इनके डी कक्षक को भरा जाता है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, आपको पता है कि अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ZnHgCd की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांजिशन मेटल में कंसिडर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो ZnCdHg हैं ये अदर ट्रांजिशन मेटल की सभी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ZnCdHg ये सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये हमेशा +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ये परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। ये सभी के सभी कलरलेस यानी कि रंगहीन होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, और मैंने बताया ना कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कम होती है। क्यों?
क्योंकि ये सब मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं ना, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बोले क्लियर? चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या होता है डियर कि ऐसे एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी अनुचुंबकत्व गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि इनका जो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसको बताने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला और होता है। ये देखिए म्यू इक्वल टू √n+2 BM यानी बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर म्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, एन को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो होता ये है, हम जानते हैं कि ये देखिए म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये देखिए ये फार्मूला है। अगर यहाँ पर हम दो एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कोई से भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक हमने ए ले लिया, एक हमने बी ले लिया। इसके पास अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह पे हम 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 2 रख दीजिए आप। ठीक है, तो इसकी म्यू की एक वैल्यू आएगी। अगर यहाँ ए के पास अगर 1 अनपेड है तो हम यहाँ 1 रखेंगे, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। लेकिन आपको पता है इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसके पास? इसके पास, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई। तो हम कहेंगे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है उसका पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान ज़्यादा होता है उसमें अनुचुंबकत्व गुण क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? यस। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए शुरू हुए हैं। ये देखिए टॉपिक्स क्या हैं हमारे सामने। देखो सबसे पहले तो ये है संक्रमण तत्व, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं एक बार पढ़ दूँ फिर आपको समझा दूँ। वैसे तो क्या है, इसको बिना पढ़े ही मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। देखो डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के जस्ट मिडिल में होता है, इसीलिए ये अपनी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक दोनों की शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में सुने, देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ये एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व दोनों के मध्य में पाए जाते हैं, इसीलिए इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के मध्य होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। देखो अगर हमको शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना पड़े ट्रांजिशन एलिमेंट की यानी संक्रमण तत्व की, तो पहले सुने आप ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। यस, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसको डेफिनेशन लिखना है तो आप इतना लिख सकते हो। हिंदी में सुने, हिंदी में ये है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के मध्य में होते हैं। ठीक है, इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होते हैं, है ना। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही है, चलो इसको क्लियर करते हैं। देखो आप जानते हो एस ब्लॉक एलिमेंट ये मेटेलिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जस्ट मिडिल में होता है। तो याद रखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इस एस ब्लॉक की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है
और पी ब्लॉक की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब समझ में आया? चलो अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए है Zn, Cd एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड होता है उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंशिक रूप से भरा जाता है उसे ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, यानी कि उनके कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो कितने आने चाहिए? देखिए मैं बता दूं, n-1d 1 to 9। याद रखिए, यही सच है इसका कि पार्शियली फिल्ड का मतलब ये होता है और फुली फिल्ड का मतलब क्या होता है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन का आना। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं होगा। तो यही चीज़ देखिए आप कि Zn, Cd, Hg इन सभी के डी में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए ना, डी में 10 और यहाँ पर 10, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सिर्फ ये n-1d 1 to 9 तक। d10 होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं होता। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व। अब इसको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। देखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू f ऑर्बिटल, दे आर आल्सो कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट। देखिए डियर, यहाँ पर बात हो रही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो f में आता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ए ब्लॉक एलिमेंट भी इनको बोलते हैं और साथ में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहते हैं। हिंदी में सुने, अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f में आता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम ए ब्लॉक तत्व भी कहते हैं, साथ में अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखिए, क्या होता है कि अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 एंड ns2। वंस मोर, एक बार फिर से, n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 एंड ns2। ये f ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, ये f ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था कि ये यहाँ पर देखिए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जिसको आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कभी कभी दिमाग में एक बात आती है कि वो तो सब ठीक है मगर इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं? तो मैं बता दूं आपको, लिसन। देखिए, पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड ग्रुप होता है, अब ये थर्ड ग्रुप आपको पता है कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप थर्ड ग्रुप देखेंगे तो थर्ड ग्रुप में La 57 और AC 89। कभी गौर किया आपने कि 57 से 71 होता है, 89 से 103 तक होता है? तो भाई बाकी एलिमेंट कहाँ गए? अरे डियर, बाकी एलिमेंट यही तो हैं, इसीलिए तो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, यानी कि ये एलिमेंट जो होते हैं ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए, यहां पर अगर हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब मैंने बताया आपको कि ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। यानी कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं डियर? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये डी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे सामने देखिए, अगर आप लेंथेनाइट की बात करोगे डियर, आपको एक बात बता दूं मैं, आने वाले टाइम में जो अगले वीडियो हैं या आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, ये जो टॉपिक है लेंथेनाइट, तो इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये क्यों होता है, इसके को क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सामने तो जरा सा ही क्वेश्चन था अभी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंतर संक्रमण तत्व क्या होता है। ठीक है, तो आपने बता दिया। ठीक है, अब इतना जरूर 2 पॉइंट जरूर थोड़ा सा लिख देना आप कि लेंथेनाइट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4f में आते हैं और एक्टिनाइट में ये इलेक्ट्रॉन 5f में आते हैं। ठीक, तो डियर आज का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो आखिरी क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन है डियर क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कणन की एंथैल्पी। ये आपने 11th क्लास में डियर स्टूडेंट्स आपने जरूर इसको स्टडी किया होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड होता है, इसमें इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर भी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये क्या होता है, हिंदी में कणन की एंथैल्पी क्या होती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, देखो एक बार डेफिनेशन देख लो, इसमें क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग decomposition of a molecule into gaseous atom is known as enthalpy of atomization। सुने आप, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल को, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, तो मैंने क्या बोला आपको, एक बार फिर से बोला, सुनो, किसी भी मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी हम क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोले क्लियर, एक बार फिर से देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हिंदी में सुने, किसी भी अणु को गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, प्रदान की गई ऊर्जा को हम कणन की एंथैल्पी कहते हैं या कणन की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात को और जरा ध्यान से समझें, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये देखिए, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आखिर ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात फिर से उठेगी कि सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, तो बता देता हूँ मैं आपको। पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में उतने ही ज़्यादा बॉन्ड होंगे। अब जब ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ेगी, और जब एनर्जी ज़्यादा दोगे तो वही तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है भाई। ठीक, क्लियर। चलो अब हम इसको आपको और क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम 1 to 9 की बात करते हैं, स्कैंडियम से कॉपर की बात करें, तो इनके डी ऑर्बिटल में सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में बॉन्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी एटम के पास, अगर जैसे एटम है कोई भी एटम ले लो XYZ, जैसे मैंने यहाँ ए एटम ले लिया, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज
या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चलो 4 ले लेते हैं हम, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अपने ही अदर एटम से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखना। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम Fe लेंगे तो Fe के आउटर मोस्ट शेल में 6, मतलब Fe के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे कि 7 होंगे, आप बताइए। चलो देखो बता देते हैं कैसे। यहाँ पर अगर हम Fe की बात करते हैं तो ये 26 है, ठीक है। 26 के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको पता है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये देखिए आर्गन, ये हमने 18 लिखा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये 4s2 और यहाँ लिखेंगे हम 3d6, ये लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए ज़रा, चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका। तो 3d, ये तो भैया कॉन्फ़िगरेशन हुआ नोबल गैस से, अभी हुंस रूल से भी तो करना है, तो क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे 3d और d में हम इस तरह से कर लेते हैं, देखो, और 4s, ये हमने 4s कर दिया। अब 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2, और d में कितने भाई, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6, ठीक है। तो याद रखना ये तो पेड हो गए, तो ये काउंट नहीं होते हैं, यस। काउंट कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये 4 तो यहाँ से हो गए। और 4s के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेड। क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए डियर, 6। तो अब आपको समझ में आया कि इसके पास 6 हैं, तो ये 6 क्या करेगा, 6 Fe के साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कोई एटम है जिसके पास 4 अनपेड है, तो ये 4 के साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, हमको इसको क्या लाना है, गैसियस स्टेट में लाना है। तो पहले हम एक बॉन्ड ये ब्रेक करेंगे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल से एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा। तो जो भी हमने एनर्जी सप्लाई की उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोले क्लियर, हिंदी में सुने, देखिए हिंदी में क्या, किसी भी अणु को, चाहे वो द्रव अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, तो किसी भी अणु को गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं, जो ऊर्जा हमें प्रदान करना पड़ती है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कणन की ऊर्जा या कणन की एंथैल्पी। अब ये जो कणन की एंथैल्पी या कणन की जो ऊर्जा है, ये किस बात पर निर्भर करती है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज़्यादा उसमें कणन की एंथैल्पी होती है। तो मैंने आपको बताया था अभी क्या, कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी बंध का निर्माण करेगा। अब जब ज़्यादा बंध होंगे तो उनको तोड़ने के लिए हमको उतनी ऊर्जा देना पड़ेगी, ठीक है। जब ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो हम कहेंगे कणन की एंथैल्पी क्या है, उसकी ज़्यादा है, ठीक है। जैसा अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि यहाँ कोई एक एटम है जिसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अनदर एटम से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये है तो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और हमको कन्वर्ट किस में करना है, गैसीय परमाणु में परिवर्तित करना है। तो पहले हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये तोड़ेंगे, फिर ये तोड़ेंगे, फिर ये तोड़ेंगे, तो तोड़ने में भाई ऊर्जा तो लगेगी ना, ठीक है। तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, कणन की ऊर्जा या कणन की एंथैल्पी, ठीक। तो यही कारण है क्या कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कणन की एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आगे थोड़ा सा एक पॉइंट आपके लिए ऐड कर दूं, देखिए कैसे, कि कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भाई ये बताओ कि आपके पास Zn है, Cd है और Hg है, ठीक, और आप कहते हो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट में कंसिडर नहीं होते, ठीक। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनको छोड़कर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो उनके साथ अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो किसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी, किसकी कणन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो बता देता हूं मैं आपको, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। अब फिर से वही प्रश्न, क्यों, तो मैंने बताया ना आपको
कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। इसके पास में क्या है, यहाँ पर कितने डी ऑर्बिटल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि जिनके डी ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे जाते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें क्या होता है, इनमें एंथैल्पी एटॉमाइजेशन ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ZnCdHg में एंथैल्पी एटॉमाइजेशन होता है, तो मैं कहूँगा एक बात ज़रा सुनिए कि ZnCdHg के आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बस, क्योंकि इनके डी में तो सब पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इनकी भी एंथैल्पी एटॉमाइजेशन तो होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो वो बॉन्ड जरूर बनाएंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, तो इसीलिए इनकी एंथैल्पी एटॉमाइजेशन क्या होगी, कम होगी। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें NS के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, और N-1D के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। हिंदी में सुने, इस NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन और N-1D कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों ही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे, इसलिए इसकी कणन की एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें देखो ना, इसमें सिर्फ NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे, क्योंकि N-1D में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो फुली फिल्ड है। क्या डियर, फुली फिल्ड है, ठीक है। तो आज का वीडियो डियर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।